राजस्थान के सीकर में 1 सितंबर से करीब 12 से 15 हजार किसान अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में ये किसानों का अहिंसक आंदोलन 14 जिलों में फैल चुका है। चक्का जाम कर चुके इन किसानों की नेशनल मीडिया में कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, इनको कवरेज नहीं मिल रहा है। इन पर बात करने के लिए दी लल्लन टॉप आपके सामने हाजिर है। इस आंदोलन के बारे में विस्तार से जानने के लिए, इसका पूरा तिया पाचा जानने के लिए हमारे साथ हैं विनय सुल्तान। विनय राजस्थान से ही हैं। इन्होंने इस मामले में, इस केस में किसानों के इस आंदोलन पर काफ़ी स्टडी की है। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन किसानों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं। इन किसानों के इस आंदोलन के बारे में 1 सितंबर से 10 सितंबर तक ये किसान रोज़ दिन में सभाएं करते थे और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। सीकर का मामला है ये। वहाँ पे 2.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये जो 1 सितंबर से मामला शुरू हुआ है, ये महापड़ाव है। जब इन किसानों की मांगें नहीं सुनी गई तब ये महापड़ाव करने आए। 10 सितंबर को इनकी जिले के प्रभारी मंत्री से बातचीत होनी थी, बातचीत हुई, बातचीत विफल रही, कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद से इन्होंने चक्का जाम कर दिया। कोई हिंसा नहीं हुई है। महिलाएं भरपूर तादाद में आई हैं इस आंदोलन में, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। और सबसे रोचक बात यह है कि सीकर के इन किसानों को जिले के सभी संगठनों का सपोर्ट मिल रहा है। इस मामले में पॉलिटिक्स नहीं देखने को मिल रही है। संगठन की बात करें तो ऑटो चालक यूनियन, प्राइवेट टैक्सी यूनियन, एम्बुलेंस वाले, आरा मशीन वाले, वाटर सप्लायर यूनियन और डीजे म्यूज़िक वाले भी इनके पक्ष में हैं। इनमें से कई संगठनों ने इनके पक्ष में रैली भी की, गाड़ियां निकाली। डीजे वाले तक अपनी डीजे वाली गाड़ियां लेकर इनका समर्थन करने आए, इनके मांगों का समर्थन करने आए। मांगे क्या हैं विनय? मांगे मुख्य रूप से ये लोग 11 सूत्रीय मांग जो है इनकी, उसके ऊपर ये लोग टिके हुए हैं। उसमें 4 से ज़्यादा मांगे तो इनकी जानवरों, आवारा जानवर। दरअसल 1995 में राजस्थान में कानून बना था और पिछले साल जो गौवंश को लेके एक कानून बना है। इस दौरान 1995 में जो कानून बना था उसके हिसाब से गाय का बछड़ा जो है उसको लोग बेच नहीं सकते हैं किसी भी और पशु व्यापारी को। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि आवारा पशुओं की जो तादाद है वो बहुत बढ़ गई। और एक ये भी बात है कि क्योंकि राजस्थान जो है वो अर्ध मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र है, तो ऐतिहासिक तौर पे हम लोग जो है किसान के साथ साथ पशुपालक रहे हैं। क्योंकि खेती पर निर्भर नहीं रह सकते थे, तो एक अल्टरनेट हमको अपनी आजीविका का चाहिए था। तो राजस्थान आज देश में सबसे ज्यादा पशुधन वाला जो राज्य है। तो ऐसी स्थिति में 1995 के बाद में 5, 7, 10 साल बाद में एक विस्फोट जो है खड़ा हो गया। मतलब गोधन का खास तौर पे, मतलब जो सांड है आवारा जानवरों के तौर पे, शहरों में भी और मतलब गांव में भी। और उसमें हुआ ये कि फसलों को बहुत इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। लोग परेशान है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। न बेच सकते हैं, न कोई और उपाय कर सकते हैं। जी। तो 11 में से जो टोटल 11 मांगे हैं किसानों की, उनमें से 4 जानवरों से जुड़ी हुई हैं। दूसरी मांग कल मेरी जब अमराराम जी से बात हो रही थी, जो इस आंदोलन के नेता हैं, तो वो बता रहे थे कि जब हम लोग सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देते हैं तो एक किसान जो है वो भी देश के लिए अन्न उपजाता है, तो उसको 60 साल के बाद में कम से कम 5,000 रुपए की पेंशन मिले, ताकि वो अपना सम्मान पूर्वक अपनी बाकी की जिंदगी गुजर बसर कर सके जब उसकी काम करने की स्थिति नहीं होती। तो ये एक इनकी महत्वपूर्ण मांग है। बाकी स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं कि मतलब जो लागत से 1.5 गुना दाम जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जाए। और इसके अलावा मतलब ये लोग जो हैं वो बढ़े हुए कर्जे जो हैं इनके ऊपर, उनकी माफी की बात कर रहे हैं। बिजली के जो बकाया बिल हैं उनको माफी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से 11 कुल मांगे हैं। और ये मांगे जो हैं वो ये लोग इनको शुरुआत से साथ लेके चल रहे। इसके अलावा एक और बड़ा है कि ये लोग, ये तो हुई किसानों की मांगे, लगभग 7-8 किसानों का। उसके अलावा 2-3 मांगे इनकी जो हैं वो राष्ट्रीय राजनीति और मतलब सूबे की राजनीति के साथ। ये मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था। मसलन नौजवानों के लिए रोजगार। जब पिछली बार ये बीजेपी सरकार वहां पे आई थी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में, तो उसने वायदा किया था कि वो 5 साल में 15 लाख के करीब नौकरियां जो हैं वो देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से ये हुआ कि वहाँ पे एक बड़ा तबका ये है जो सरकारी रोजगार के रूप में जो नौजवान जो विकल्प देखते हैं, वो स्टेट पीसीएस के अलावा मतलब बीएड किए हुए बहुत छात्रों की तादाद बहुत बड़ी है। वो सरकारी स्कूलों में मास्टर होने वाला जो चलन जो है वो हर जगह, अपने उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश और हर जगह में यही दिखता है। तो बीएड किए हुए बहुत सारे छात्र जो हैं वो बेरोजगार हैं। 2 बार भर्तियां निकली लेकिन रिजल्ट नहीं आए।
रिजल्ट आते हैं तो हाई कोर्ट में अटक जाते हैं। इस सारे प्रकरण में हुआ ये कि पिछले 5 साल में बहुत कम मतलब शिक्षकों के तौर पे लोगों की भर्तियां हुई हैं, तो रोजगार मिला नहीं है, तो इसलिए नौजवानों में भी एक गुस्सा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि 15 लाख रोजगारों का जो वायदा था उसको पूरा किया जाए। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, अब इसका देखेंगे तो किसान आंदोलन से इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन ये बहुत राष्ट्रीय तौर पर महत्वपूर्ण और राजनीतिक मांग है। पिछले लंबे समय में हमने जितने भी आंदोलन देखे हैं, अभी पिछले 2-3 सालों में, चाहे वो पाटीदारों का आरक्षण वाला आंदोलन हो या जाट आरक्षण वाला आंदोलन, उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो घोर राजनीतिक होते हैं या फिर उनमें किसी एक मुद्दे की बात की जाती है। ये लंबे वक्त के बाद किसानों का एक आंदोलन देखने को मिल रहा है जिसमें वो राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दे भी उठा रहे हैं और उनकी अपनी समस्याएं जो हैं उनकी तो बात कर ही रहे हैं। आंकड़ों की एक बार बात कर लेते हैं कि किसानों की ये जो समस्याएं हैं ये क्यों हैं। जो किसान मांग कर रहे हैं, उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? वजह है कि उन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सीकर, जहाँ पर प्याज और मूंगफली सबसे ज़्यादा प्याज है, मूंगफली है, मूंग है, ग्वार है, ये बहुत सारी फसलें जो अभी खरीफ की जो फसलें हैं उनमें बारिश कम होने की वजह से, कई जगहों पे एक्सेस में बारिश होने की वजह से कुछ ऐसी, तो वो फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो है मूंगफली और प्याज की जो कीमत थी वो अचानक से नीचे गिर गई है, मतलब आधे पे आ गई है। और पिछले बार भी जब रबी की फसल थी तो राजस्थान सरकार ने एक दाना तिलहन जो है किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदा। तो इसकी वजह से मार्केट में भी रेट डाउन हो गए, और मार्केट में रेट डाउन होने की वजह से पूरी तरीके से किसान जो है आड़तियों के भरोसे छूट गए। तो ऐसे में उनको काफी नुकसान उठा के अपनी फसलें बेचनी पड़ी। अब किसानी में होता यह है कि आप जो है बहुत सारे, जब आप खेत बोते हैं तो बहुत सारी चीजें आप कर्जे पे लेके बोते हैं, जैसे ट्रैक्टर के वालों को पैसा आपको बाद में देना होता है, खाद बीज का पैसा भी आप एक बार उधार में लेके मतलब ले सकते हैं। खर्चे ऐसे जो जब आपकी फसल कटनी है, जो फसल जब आड़तिये के पास जाएगी, वहां से जो पैसा निकलेगा उससे आप अपने कर्जे जो है वो पाटेंगे, और जो बचेगा वो आपका है। तो ऐसी स्थिति में होता है कि किसान के ऊपर एक दबाव होता है। जैसे ही हमारे यहाँ जैसे फसल की कटाई, हमारे उसको कहते हैं लाटा, जब लाटा निकल जाता है, जब फसल निकल जाती है, तो उसके बाद किसान अपने आप दबाव में आ जाता है। एक मोरल प्रेशर होता है कि भाई महीने भर के अंदर इन लोगों का पैसा जो है चुका देना है। तो इस वजह से किसान को फिर घाटा होने के बावजूद वो लोग अपना लाटा निकाल देते हैं। तो ये मसला है। तो इसमें जो है कि बहुत रबी की फसल में भी इन लोगों के ऊपर बहुत आर्थिक दबाव पड़ा था। फिर उसके बाद नोटबंदी, जीएसटी वगैरह, ये सारे मामले, जिसमें एक तरीके से बाजार जो है वो मतलब पूरी तरीके से एक बार अनसेटल्ड हो गया। जी। और जो विनय बता रहे हैं कीमतें आधी होने का, बाढ़ की वजह से या पानी ज़्यादा या कम होने की वजह से, फसल के बीमे की रकम न मिलने की वजह से, ये सारी समस्याएं हैं। परिणाम हमें ये देखने को मिलता है कि जो 5 से 10 रुपए किलो की लागत वाला प्याज है उसकी कीमत 1 से 2 रुपए किलो हो गई है, जिस पे वो बिक रहा है। 1 किलो मूंगफली की लागत आती है 40 से 42 रुपए, जो 30 से 35 रुपए किलो बिक रही है। अब ऐसे में किसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है कि नुकसान झेलेगा, कर्जे में लगातार दबता जाएगा, जिसको माफ़ करने की वो लगातार मांग कर रहे हैं। विनय, अब ये बताइए कि किसानों की समस्याएं, उनकी मांगे हमें पता हैं, लेकिन ये आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था? जो अभी हम ये 2.5 महीने वाली बात कर रहे थे, ये इसकी पूरी भूमिका, रूपरेखा क्या थी? सीकर में किसान आंदोलन की एक अपना लंबा इतिहास है जी। और किसान आंदोलन समय समय पे वहाँ पे खड़े होते रहे और मजबूती से खड़े होते रहे। लगभग 7 से 8 किसान आंदोलन बड़े जो हैं सीकर में हो चुके हैं और सफलता से हुए हैं। मतलब उन्होंने अपनी मांगे जो हैं सरकार से मनवा ली हैं। तो वो एरिया जो है राजस्थान में, वो किसान आंदोलन के लिए जाना जाता है, मतलब सशक्त किसान राजनीति का गढ़ है। तो ऐसे में जब मंदसौर में एक जो आंदोलन हुआ, उसका एक स्नोबॉल इफेक्ट था। महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया, फिर मध्य प्रदेश के अलावा फिर राजस्थान में भी, और देश के कई जिलों, पंजाब और यूपी तक उसकी चिंता देखी गई थी। चिंता भी नहीं, उसके देखा देखी बहुत सारे किसान आंदोलन खड़े हुए। लेकिन हुआ ये कि उनमें से बहुत सारे आंदोलन जो थे वो स्पॉन्टेनियस थे। स्पॉन्टेनियस होने की वजह से उनको कोई बेहतर लीडरशिप नहीं थी, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था और तैयारी भी नहीं थी, तो वो आंदोलन जो है वो दबा दिए गए। मंदसौर में भी ऐसा हुआ। लेकिन सीकर के साथ ऐसा मसला नहीं था। वहाँ पे पहले से लीडरशिप मौजूद थी, पहले से किसान आंदोलन की एक जो जमीन, वहाँ पे पुख्ता जमीन पहले से मौजूद थी। तो हुआ ये कि उसी दौरान जून से लेके अगस्त के दौरान में बैंक ने जो बकायादार थे
किसान क्रेडिट कार्ड और सहकारी से जिन लोगों ने लोन ले रखे थे और जो बकाया लोन थे, उन लोगों को ये नोटिस भेजने शुरू किए कि इतनी तारीख तक, इस 1 महीने में आप पैसा जमा करवा दीजिए, नहीं तो आपकी ज़मीनें कुर्क की जाएंगी। ये होता है अक्सर, जब मार्च जब खत्म होता है तो बैंक जो है, ये एक चलन ऐसा चला हुआ है, टारगेट पूरा करने का, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको ठीक करने का, दुरुस्त करने का वाला जो मामला था। तो इसी दौरान हुआ ये कि दांतारामगढ़ जो है वो भी किसान आंदोलन का एक बड़ा गढ़ रहा है, सीकर जिले में। तो दांतारामगढ़ में 4-5 किसानों की जमीनें जो हैं वो कुर्क कर ली गई, उनके जमीन का 1/3 हिस्सा जो है कुर्क करके, और सरकार ने, मतलब बैंकों ने अपना पैसा उगा। तो ये चीजें इधर मंदसौर का किसान आंदोलन, उसकी भी एक लपट थी, और फिर उसके बाद में ये घटनाएं जो हो रही हैं उनमें, और करीब मेरी जब किसान सभा के लीडरों से अभी बात हो रही थी तो उन लोगों ने कहा कि हमारे पास 50 से 60 ऐसे मामले आए हैं जिनमें उन किसानों को नोटिस दे के ये कहा गया कि अगले 1 महीने में अगर आपने पैसा नहीं जमा कराया तो आपकी जमीन कुर्क कर ली जाएगी, या आपकी जमीन नीलाम करवा दी जाएगी, वो सरकार मतलब जब्त करवा के उससे नीलामी से हम अपना घाटा जो है वो भरेंगे। तो ऐसे में फिर वहाँ पे मतलब बहुत स्वाभाविक था कि इस तरीके का आंदोलन, क्योंकि इतिहास भी रहा है, तो वहाँ खड़े हो सकते थे। इतिहास का जिक्र बार बार आ रहा है, तो जैसा कि ये वीडियो बनाने से पहले हमारी बात हो रही थी तो इनकी जो स्टडी थी उसमें ये चीज़ें पता चली कि सीकर में जो किसान आंदोलन है या राजस्थान में, ये 1930 से इसकी जड़ें जुड़ती हैं। उसके बारे में बताइए कि इसका इतिहास क्या है। 1930 से ही नहीं, पहले से, मतलब ये है कि सीकर जो था वो एक तरीके से, सीकर पे शेखावत जो राजपूत हैं उनका राज रहा है। इस पूरे एरिया को जो है, सीकर या पूरा जो एरिया झुंझुनू, चूरू और कुछ हिस्सा नागौर और जयपुर का भी, तो उसको शेखावटी बोला जाता है। हमारे यहाँ पे शेखावटी का एक अंचल है। तो इसके ऊपर शेखावत राजपूत जो जयपुर में आमेर में कछवाहा जो राजपूत हैं, उन्हीं की एक सब क्लैन है, उनका राज हुआ करता था। तो क्योंकि सामंती व्यवस्था थी और राजस्थान में कभी अंग्रेज उस तरीके से आए नहीं सीधे तौर पे, मतलब वो प्रिंसली स्टेट ही रहे। तो उन प्रिंसली स्टेट में जब हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध के दौरान यहाँ से लगभग 14,000 सैनिक जो हैं वो अंग्रेजों की सेना की तरफ से, इंपीरियल जो आर्मी थी, रॉयल इंपीरियल आर्मी, उसकी तरफ से पहले विश्व युद्ध के मोर्चे पे लड़ने के लिए तमाम मोर्चों में, जैसे फ्रांस और यूरोप के और दूसरे मोर्चे यूरोपियन देशों में भेजे गए। तो वहां से वो जब वापस लौटे तो उनका एक्सपोजर बिल्कुल अलग था। वहां की दुनिया, यूरोप जो था वो बिल्कुल अलग था। किस वर्ग के लोग थे जिनको ये मुख्य तौर पे जो सेना, जब अंग्रेजों को अपने यहाँ पे सैनिकों की जरूरत हुई तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, मार्शल रेस। मार्शल रेस कह के उन लोगों ने किसानी करने वाली जो जातियां हैं, जैसे गुजर हैं, जाट हैं या सिख हैं, उन लोगों को सेनाओं में भर्ती करना शुरू किया। उससे पहले होता यह था कि भारत में एक जाति व्यवस्था थी, उसमें एक खास जाति को ही हथियार उठाने का और लड़ाई लड़ने का अधिकार था, बाकी जातियों को हथियार बंद होने का भी अधिकार नहीं था। राजस्थान में क्योंकि सामंती स्ट्रक्चर और भी ज्यादा मजबूत था, तो वहां पे ये स्थितियां थी कि लोग जो हैं कि वो राजपूतों के जो रावले हुआ करते थे उसके सामने जूती पहन कर नहीं निकल सकते थे, उनको हाथ में जूती उठा। हाँ, महिलाएं जो हैं, जो नॉन राजपूत जो महिलाएं हैं वो गहने नहीं पहन सकती थी। इस तरीके का रिप्रेशन रहा है एक दौर में। तो इस वजह से फिर जब ये सैनिक जो ऐसे माहौल से निकल के जब यूरोप गए तो उन्होंने देखा, तो गोलियों के बीच में भी उन्होंने एक नई सोसाइटी देखी। हाँ, बड़ी दुनिया थी, बड़ी दुनिया। यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, वहां से जब वो लोग लौटे तो उनको ये समझ में आ गया पढ़ाई लिखाई और संगठित होना ही मतलब मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। तो उस दौर में शेखावटी में पढ़ाई को लेके एक बहुत मतलब जागरूकता अभियान शुरू हुआ। 1920 के आसपास जाट महासभा और आर्य समाज ने यहाँ पे थोड़े अपने पांव जमाने शुरू किए। तो ये चलता रहा। फिर उसके बाद में 1934 में हुआ ये कि जाट महासभा ने वहां पे एक प्रजापति यज्ञ करवाया। दरअसल आर्य समाज और जाट सभा ने मिलके, और सर छोटू राम जो थे हरियाणा के किसान नेता थे रोहतक के, वो वहां पे पहुंचे हुए थे। इसी तरीके से जो भरतपुर में जाटों का जो राज परिवार है वहां से लोग पहुंचे हुए थे। तमाम जाटों के बड़े लीडर वहां पे पहुंचे। तो एक प्रजापति यज्ञ हुआ था और यज्ञ के आखिरी दिन जो है इन लोगों को एक शोभा यात्रा निकालनी थी जी। अब वो शोभा यात्रा जो थी उसको राव राजा के गढ़ के सामने से निकलना था। अब वो लोग मतलब उस समय सामंती स्ट्रक्चर था, वो लोग ये कैसे सहन करते कि जिस गढ़ के सामने से लोग पैदल निकलते हैं बिना जूतों के, उस गढ़ के सामने से कोई हाथी पे बैठ के निकले, झुका के निकलते हैं, वहां हाथी पर बैठकर कैसे? तो ये सहन करने वाला मामला नहीं था उनके लिए। तो फिर हुआ ये कि काफी तकरार हुआ और उसके बाद में जो अंग्रेज अधिकारी वहां पे नियुक्त थे, जो जयपुर दरबार की तरफ से पुलिसिंग के लिए आईजी रेंज में हुआ करते थे, यंग साहब थे,
आईजी जयपुर हुआ करते थे, उनकी समझाइश के बाद में हुआ ये कि वेदों को हाथी पे रख के शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन इसकी जो है कसर जो है वो इन लोगों के दिमाग में बैठ गई। फिर हुआ ये कि दिसंबर में जयपुर दरबार की तरफ से 2 अध्यादेश आए। पहला ये कि जितने भी किसान हैं उनको जितना लाग बाग जो वो लोग दे रहे हैं, लगान दे रहे हैं, उनको लिखित रसीद मिलेगी। और दूसरा ये होगा कि जो लोग लगान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रजापति महायज्ञ के बाद में बहुत सारे ठिकानों के बहुत सारे गांवों में लोगों ने लगान देने से ही मना कर दिया, लगान देना बंद कर दिया। तो उन लोगों ने लगान की दरें भी बढ़ा दी थी। तो ये जो लिखित रसीद जो थी वो इसलिए थी कि भाई तुमको रसीद दी जा रही है ताकि जो स्थानीय ठिकानेदार है, जो स्थानीय राजपूत सरदार, वो अपने मनमाने तरीके से लगान वसूल ना कर सके। लेकिन उसको और दूसरा ये था कि अगर कोई लगान देने से मना कर रहा है तो उसको जिला बदर कर दीजिए या गिरफ्तार कर लीजिए। ये ठिकानेदारों को उन्होंने अधिकार दे दिया। हाँ, तो इस अध्यादेश का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने, जो चोटी के किसान नेता थे, तो राजपूत सरदारों ठिकानदारों, उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। तो जनता में स्वाभाविक आक्रोश हो गया। फिर ये मांग जो है वो आक्रोश के साथ साथ ये चलता है कि अब लगान देंगे ही नहीं। तो ऐसा ही करते करते 25 अप्रैल के लगभग 1935 को सीकर की एक तहसील है धोद का एक गाँव है कूदन में आसपास के गांव के लोग लगभग 10-15 हजार लोग जो है वो इकट्ठा हुए लगान का विरोध करने के लिए कि बढ़ी हुई लगान की दरें जो हैं वो हम नहीं देंगे। तो ये इकट्ठा हुए। तो उस समय वहां पे सीकर में पुलिस अधिकारी हुआ करते थे वेब। तो वेब जो है वो सीकर से वहां पहुंचे धोद अपना घोड़ा लेके, तो वो लोग गिर गए। तो हुआ यह कि स्थानीय ठिकानेदारों के जो सैनिक थे जो उनके रखे पुलिसिंग के लिए, तो उनको भी बुला लिया गया। इस तरीके से जो है आमने सामने किसान और जो है स्थानीय ठिकानेदार और जो वहाँ का पुलिस अमला था, जिसमें अंग्रेज भी थे और हिंदुस्तानी पुलिस अधिकारी भी थे, वो लोग आमने सामने हो गए। तो फिर ये हुआ कि समझौता वार्ता के लिए इन लोगों को बुलाया गया। तो उस समय कोई राजनीति मतलब लोकतंत्र तो था नहीं। जो पीढ़ियों से जो लोग गांव के चौधरी होते थे, तो जो अगर चौधरी हुआ तो उसका सबसे बड़ा बेटा फिर वो गांव का चौधरी होगा। तो वो इस हिसाब से तो 4-5 गांव के चौधरी जो हैं उनको, राहुल गांधी के शब्दों में, भारत ऐसे ही चलता आया है। तो उन लोगों को भेजा गया। तो वहाँ पे कूदन गाँव की धर्मशाला जो है वहाँ पे ये बैठ के बात कर रहे थे। तहसीलदार थे, वेब थे और बाकी तमाम जो अधिकारी हैं। तो हुआ ये, इनके बीच में क्या समझाइश हुई, क्या समझौता हुआ, इन लोगों ने जो 5 जो पंच थे, इन लोगों ने ये किया कि हम बढ़ी हुई लगान दे देंगे लेकिन थोड़ा समय हमको दिया जाए। ये समझौता करके ये लोग बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ कि कूदन गाँव में एक बूढ़ी महिला थी, धापी दादी। धर्मशाला के पास ही एक कुआं था, वहाँ पे वो अपने गाय भैंस को पानी पिलाने आई हुई थी। तो वो कोतूहल की वजह से खड़ी हो गई कि क्या वार्ता चल रही है। तब जब ये लोग बाहर आए, क्योंकि वृद्ध महिला थी, उसने पूछा कि क्या हुआ। तो कहा कि हम लोग तो ये कॉल करके आ गए, ये हम मान गए, हमने वादा कर दिया कि हम कुछ समय बाद में जो है बढ़ी हुई लगान की दर जो है वो दे देंगे। तो ऐसे में उसने आओ न देखा था, जो भैंस हाँकने की जो लाठी थी उसमें कटीली होती है थोड़ी, उसको उठा के जो एक वहां पे गांव के चौधरी थे पेमाराम मैरिया, उनके सिर पे मार दी। तो उनकी पगड़ी खुल के नीचे आ गई। हाँ, नीचे आ गई। वो भागे धर्मशाला की तरफ जान बचाने के लिए। उन्होंने पगड़ी ऐसे उठाई और उसको पगड़ी को देखते हुए पूछा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमने कैसे मान लिया कि हम लोग बड़ी हुई लगान देते हैं तुमको? मतलब आप एक आदमी पूरे गांव का, पूरे लोगों का, कैसे, किसने अख्तियार दिया था? अब ये हुआ और लोग धापी दादी को दूर से देख रहे थे, तो लोग भी जोश से भर गए। फिर उन्होंने धर्मशाला घेर ली। तो धर्मशाला में इन अधिकारियों के बाहर जो सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों ने उनके हथियार छीन लिए, उनको पीटा उटा। तो स्थितियां बिगड़ने लगी। तो वेब ने फिर जो है गोलीबारी का आदेश दिए और वहां पे गोलियां चली। लगभग 1 दर्जन आदमी जो है उस गोलीकांड में मारे गए। तो ये इस तरीके का सीकर का इतिहास रहा है बहुत लंबा। और किसान आंदोलन का वो वहां से शुरू होता है। उसके बाद में आपको हर दशक में एक बड़ा किसान आंदोलन जो है वहां पे मिल जाएगा। यही आंदोलन 1946 तक चला, आजादी से पहले तक। जो 1935 में शुरू हुआ वो तमाम तरीकों से। हाँ, इसमें महिलाओं की उस समय भी बहुत अच्छी भूमिका भागीदारी थी। आज भी आपको वो देखने को मिल रहा है इस आंदोलन में भी। तो विनय, ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे अब तक कई किसान आंदोलन हो चुके हैं। पहला 10-11 साल तक चला, उसमें 12 लोग जो एक घटनाक्रम में मारे गए और भी ऐसे बहुत सारे गांवों में गोलीकांड हुए। आप जैसा बता रहे हैं कि राजस्थान के अधिकतर किसान आंदोलन सफल रहे हैं, लेकिन इस बार वाले में ये अलग चीज़ दिख रही है कि ये अहिंसक है। अभी तक 13 दिन तक ये जो निकल के आया है, 13 दिन तक ये पूरी तरह अहिंसक है। पिछले वाले किस तरह के रहे हैं?
पिछले वाले भी, जैसे इससे बड़ा जो मेरे को पिछला किसान आंदोलन याद आता है वो 2006 में घड़साना में हुआ था, गंगानगर में, अनूपगढ़ तहसील में, पानी की मांग को लेके, क्योंकि वो एरिया पंजाब से सटा हुआ नहरी एरिया है, वहाँ पे लोग धान भी बोते हैं, गेहूं भी बोते हैं, और कृषि के रूप में बहुत संपन्न एरिया है, मतलब जमीनें भी अच्छी हैं। तो वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था, तो घड़साना में भी लगभग उस समय भी सरकार ने, वो आंदोलन भी लंबा चला था 1-1.5 महीने तक, और वहाँ पे जब सरकार ने गोलीबारी की थी उसमें भी आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं, 8 लोग, अगर मैं सही हूँ और याददाश्त दुरुस्त है, तो 8 के तकरीबन लोग जो हैं वो मारे गए थे। यही संगठन ऑल इंडिया किसान सभा जो है, वहां पर भी आंदोलन को लीड कर रहे थे। तो अभी ये जो इस साल वाला जो अभी ये आंदोलन चल रहा है, 1 सितंबर से जो महापड़ाव शुरू हुआ है, इसका आसपास के एरिया पर क्या असर पड़ रहा है? अभी जो मैं अखबारी आंकड़े पढ़ रहा था, और बाकी भी मेरी जो वहाँ पे लोकल आदमियों से लगभग बात हुई है, तो शेखावटी तो पूरी तरीके से जाम है। मारवाड़ का भी एक बड़ा हिस्सा, जैसे नागौर मेरा जो जिला है, उसके अलावा बीकानेर में भी लोग महापड़ाव में, उसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ में, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये तो शेखावटी का रीजन हो गया। इसके अलावा हनुमानगढ़, गंगानगर में भी लोग काफी तादाद में जो है महापड़ाव डाले हुए हैं पिछले 10-12 दिन से। वो पूरा इलाका जाम है। तो अच्छा, इस आंदोलन को लीड कौन कर रहा है? अभी इसके पीछे भारतीय किसान सभा तो ही है, उसके अलावा लीडर कौन सा है जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहा है? इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं मुख्य तौर पे ऑल इंडिया किसान सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कॉमरेड अमरा राम, वो इस पूरे आंदोलन के एक तरीके से नेता के तौर पे उभर के आए हैं। और उनके साथ में ये है कि वो 8 किसान आंदोलन इससे पहले भी कर चुके हैं और सफलता से। अमरा राम अपने नेतृत्व में, हाँ, 1993 से वो पहली बार, जहाँ पे ये कूदन गांव था, धोद तहसील जो है, वो धोद विधानसभा से वो पहली बार विधानसभा में गए थे। फिर 1993 से लेके वो 2008 के करीब तक वहीं पे रहे। उसके बाद में वो सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हो गई, तो फिर वहां से सीपीएम के ही पेमा राम जीत के आए थे 2008 में, और ये चले गए थे दांतारामगढ़ में, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि वहां पे किसानों की जमीन कुर्की हुई थी। हाँ, तो वहां पे ये फिर विधायक रहे 2008 से 13 में। पिछले चुनाव में ये लोग जो है हार गए। तो अमरा राम के साथ में ये कि अमरा राम अभी 60 के पेटे में, लंबा इतिहास रहा है उनका और लोकप्रिय नेता रहे हैं वो। मैं जब वो विधायक थे उस दौर में मेरा उस एरिया में जाना हुआ है कई बार, तो लोगों के बीच में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। वो इस किस्म के नेता हैं कि आप जैसे आप बैठे हुए हैं, किसान वो बीड़ी पी रहे हैं तो लेके उनसे बीड़ी पीने लगेंगे, कोई अगर गांव में तो ताश खेलने लगेंगे। इस तरीके के जो नेता होते हैं, हर आदमी जीप के अलावा कुछ है नहीं। जैसे पेमा राम भी अभी हैं, तो वो अभी कच्चे मकान में ही रह रहे हैं, विधायक होने के बावजूद। वो एक बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अपना घर जो है वो कच्चा ही मकान है। तो एक तरीके से ईमानदार और किसानों के लिए जुझारू नेता वाली छवि जो है उनकी उस एरिया में बनी हुई है। तो ये इस आंदोलन को पूरे को लीड कर रहे हैं। और ये आपातकाल के बाद में छात्र नेता के तौर पर राजनीति में आए थे, और छात्र नेता रहने के दौरान ही, कॉलेज की शिक्षा के दौरान ही ये लोग जो हैं, उन लोगों ने पहली बार इंटरवीन किया पंचायती चुनाव में। ये सरपंच बने अपने गांव के, अपने गांव में 4-5 लोग थे उस समय, कॉमरेड किसान ढाका वगैरह ये सब लोग। यहाँ से फिर इन लोगों ने धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ना शुरू किया, फिर अपनी पार्टी को स्थापित किया, और उस एरिया में सीपीएम का अच्छा खासा प्रभाव है। अच्छा, तो अभी आंदोलन हो रहा है, सरकार इन्वॉल्व होगी। अभी 13 दिन में जो एक बार बातचीत हुई है वो विफल रही है, आगे सरकार इन्वॉल्व होगी। सियासी मायने क्या है? मतलब अगले अभी गुजरात में चुनाव होने, हालांकि ये जो इलाका है गुजरात से कुछ दूरी पर है, करीब 550-600 किलोमीटर जैसा मैं देख रहा था, फिर भी आसपास के इलाकों में या राजस्थान की सियासत में इसका क्या अभी असर पड़ने वाला है? ये दरअसल मतलब गुजरात में तो अगर इसका अनुमान देखेंगे तो बिल्कुल गलत है। ये दरअसल हरियाणा से सटा हुआ जो सीमा, हरियाणा से सटा हुआ जो सीमा है उसका इलाका है पूरा। शेखावटी जो है, शेखावटी के बाद में इधर हरियाणा शुरू हो जाता है हमारे लिए। तो शेखावटी में इसके सियासी मायने ये, तो पहली चीज तो ये है कि ये किसान आंदोलन होते हुए भी ये पूरी तरीके से सियासी आंदोलन है। अगर आप इस मुगालते में कि ये किसान आंदोलन अपॉलिटिकल है, पॉलिटिकल कतई नहीं है। ऑल इंडिया किसान सभा इसको लीड कर रहा है, जो कि एक सियासी दल से आता है, उसकी एक राजनीतिक जो विरासत है, और वो उस पूरा का पूरा ये आंदोलन जो है सियासी आंदोलन है। अब इसका सियासी मायना क्या है, इसको अगर हम समझने के लिए अगर हमको थोड़ा सा एक दिन और पीछे चलना पड़ेगा। 11 तारीख को इन लोगों का चक्का जाम था। 10 तारीख को उस मंच पे हनुमान बेनीवाल और एक नेता और हैं किरोड़ी लाल मीणा,
दो लोग वहां पे बैठे हुए थे उस मंच पे, दोनों जो हैं बीजेपी के बागी रहे हैं एक दौर में, उसके बाद में ये लोग अभी वसुंधरा राजे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। तो एक तरीके से आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं अमराराम, किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल, अपने अपने क्षेत्र में तीनों का अच्छा खासा प्रभाव है, और ये जो है तीसरा मोर्चा किस्म की जो वहाँ पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितना सफल हो पाता नहीं हो पाता, चुनाव अभी साल भर से ज्यादा वक्त बचा हुआ है जी। तो ये अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन ये है कि एक जो है वो समझदारी और एक इसी तरीके से पैदा हो रही है धीरे धीरे कि लोग जो हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा तो लंबे समय से एक साथ एक मंच पे देखे जा रहे हैं। अब इसमें सीपीएम का जुड़ना भी एक थोड़ा सा, क्योंकि सीपीएम मतलब वहाँ पे बहुत बड़ी नहीं लेकिन एक राजनीतिक ताकत रही है, और मतलब इसके अलावा मतलब सीकर के अलावा ही हनुमानगढ़ और गंगानगर और बीकानेर के कुछ विधानसभा सीटें हैं ऐसी है जहाँ पे वो लोग मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, और मतलब पिछली बार तो कुछ अंतर से ही हारे थे। तो इसके सियासी मायने काफ़ी कुछ निकल सकते हैं। विनय, एक आखिरी सवाल ये कि अब इसको चाहे किसान आंदोलन के नज़रिए से देख लें या पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे देख लें, सरकार कितनी सफल कितनी विफल कहाँ पे रही है अभी तक? इस सरकार की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये लोग सही समय पे चीजों में इंटरवीन नहीं कर पाते। आनंद पाल एनकाउंटर के समय जो एजिटेशन हुआ था उस समय भी ये लोग सही समय पे इंटरवीन नहीं कर पाए, धीरे धीरे उस आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया, 20-22 दिन वो चला लगभग। इसी तरीके से ये लोग ये ढाई महीने से चल रहा है लगातार ये आंदोलन। हालांकि इसकी मांगे ऐसी हैं जो बीजेपी के फ्रेमवर्क में नहीं बैठने वाली हैं। जैसे मान लीजिए ये लोग एक स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं, ये पिछले मैं देख रहा हूं कि एक दशक से किसान आंदोलन की यही मांग है, कोई सरकार इसको 2006-07 में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने इस पर बताया भी था अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को। आप अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट, जो स्वामीनाथन आयोग है, उसकी सिफारिशों का बार बार जिक्र आता है जबकि किसानों की बात होती है, उनको समस्या होती है। इसके बारे में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। हमने बताया था कि उस कमेटी ने क्या क्या सिफारिशें की थी। सबसे बड़ी चीज़ तो यही समर्थन मूल्य वाली थी कि उनको किसानों को एक निश्चित समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, ताकि हाँ, लागत का 1.5 गुना जी, मतलब लागत जो आ रही है उसमें 50% और जोड़ कम से कम उतना तो किसान को मिलना ही चाहिए, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। लेकिन अब एक बात ये है कि स्वामीनाथन आयोग की ये विषयांतर थोड़ा हो जाएगा, लेकिन 96% किसान जो है उनकी फसलें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिकती नहीं है, तो उसकी सिफारिशें लागू हो जाने में भी बहुत स्थितियां बदल नहीं जाएंगी। अच्छा। लेकिन फिर भी सरकार के सामने ये मजबूरी है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को इस हद तक नहीं बढ़ा सकती है। तो ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो है वो पिछले एक दशक से तो मेरे सामने ऐसा है कि वो किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग रही है। होता है, मांग होती है, वो कहीं नहीं जाए। लेकिन बाकी जो मांगे हैं, जैसे कि गौवंश को लेके जो बेचने और खरीदारी वाला जो छूट ये लोग मांग रहे हैं, ये सारी चीजें वो जो है बीजेपी के फ्रेमवर्क में बैठ नहीं रही हैं। तीसरा ये है कि ये लोग भी समझते हैं कि जब ये किसान आंदोलन अभी मोमेंटम पकड़ रहा है तो ये लोग भी बहुत समझौते को लेके बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। तो ये आंदोलन थोड़ा और अभी आगे बढ़ेगा क्योंकि ये सिर्फ मतलब इस किसान आंदोलन से बहुत सारी चीजें जो हैं वो सियासत में बदलेंगी भी। तो मेरे को ये लगता है आंदोलन अब खिसक के, ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये अब खिसक के अब ये राज्य की राजधानी जयपुर की तरफ ये महापड़ाव जो है 1-2 दिन में बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो मांगे इन लोगों की हैं 11 मांगे, इनमें से मतलब 8-9 मांगे ऐसी हैं जिसपे सरकार कतई जो है सहमत नहीं। मान लीजिए किसानों को पेंशन देने वाली जो मांगे हैं, तो किसानों को पेंशन देने वाली मांग पे भी सरकार सहमत नहीं होगी। उसके ऊपर इतना वित्तीय भार बढ़ जाएगा। अगर 60 के ऊपर क्या हर किसान, मतलब हमारे जहाँ पे 70% आबादी जो है वो किसान ही है, तो वैसी जगहों पे सरकार जो है उसको सोचना पड़ेगा कि वो मतलब 60 उम्र से ज्यादा के लोगों को कैसे पेंशन देंगे। एक चीज ये भी है कि जब आप एक जगह इस तरह की मांग करते हैं तो आप ही की सरकार वाले दूसरे राज्यों में भी इस तरह की मांगे उठना या किसी भी राज्य में इस तरह की मांगे उठना शुरू हो जाएंगी। हाँ, जैसे मतलब कर्जा माफी को लेकर भी जब 2014-15 में जब ये इन लोगों को जब सूखा बहुत भयंकर था, तो मैं राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं उनकी एक सभा कवर कर रहा था बांदा में, तो तब उन्होंने कहा था कि हम किसी भी तरीके से कर्जा माफ नहीं करेंगे। ये याद है मुझे। उन्होंने कहा था कि अगर हम ऐसा करते हैं, उन्होंने भी यही मजबूरी गिनाई थी, तो दूसरी जगहों से भी मांगे उठनी शुरू हो जाएंगी। ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। अब इसमें अब देखिए क्या निकलता है। ठीक है, तो ये जो किसान आंदोलन सीकर का 13वां दिन इसका हो रहा है, विनय को लगता है ये लंबा खींचेगा, पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकता है।
आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। किसानों की इन समस्याओं के बारे में, इस किसान आंदोलन के अपडेट्स के बारे में हम लगातार आपको बताते रहेंगे, इत्तिला करते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल दी लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन दबा देंगे तो आपको हर वीडियो पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मेरा नाम विशाल, मेरे साथ विनय। ये है दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।